आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने कट्टर हिंदू लीडर की शबीह मुस्तकिल तौर पर खत्म करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है, जिसे मुस्लिम प्रेम के तौर पर देखा जा रहा है। मंगल को पीएम मोदी ने 30 मुस्लिम कायदीन को अपनी रिहाइशगाह पर बुलाकर मुलाकात की। उन्हें आधी रात को भी जरूरत पड़ने पर मदद करने का भरोसा दिया। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के सटे फरीदाबाद के अटाली गांव का फसाद और आए दिन आरएसएस और उससे जुड़ी तंजीमों के जहरीले बयानात पीएम मोदी की मंशा और कोशिशों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। आखिर क्या है मोदी की असलियत और मोदी के मुस्लिम प्रेम के पीछे? पीएम मोदी के इस इक़दाम को लोग क्यों सियासी मोहरे के तौर पर देख रहे हैं? आखिर पीएम के कॉल व फेल में यकसानियत क्यों नहीं दिखाई देती? इन्हीं सवालात के जवाब आज हम इस बहस में तलाश करेंगे। आज की इस खुली बहस में शिरकत कर रहे हैं कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल साहब, मुस्लिम दानिश्वर और दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन कमाल फारूकी साहब, पीएम मोदी से मुलाकात करने गए डेलीगेशन के मेंबर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, साथ ही ओबी से इस बहस में बराह रास्त जुड़े हैं बीजेपी की लीडर शाजिया इल्मी। और आप सभी मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। सवालात बेहद अहम और खास है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज की इस खुली बहस की शुरुआत से पहले आइए देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। अगर अक़लियतों को आधी रात को भी मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, ये कहना है पीएम मोदी का, उस नरेंद्र मोदी का जिन पर गुजरात फसादात होने देने का इल्जाम लगता आया है, उस मोदी का जिन्होंने मुस्लिम आलिम के जरिए टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। ये बयान है उस मोदी का जिन पर मुसलमानों को कुत्ते के पिल्ले से तशबीह देने का इल्जाम है। ये कहना है उस मोदी का जिन पर बतौर पीएम इफ्तार पार्टी की रिवायत को खत्म करने का इल्जाम है। लेकिन वही मोदी अपनी शबीह को सेकुलर बनाने के लिए हर तरह की कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। कभी वो मुख्तार अब्बास नकवी को अपनी तरफ से अजमेर दरगाह पर चादर पोशी के लिए भेजते हैं, तो कभी अपने लीडरान और हिंदू कायदीन को अक़लियतों के खिलाफ बयानात से बचने की तंबीह करते हैं। मंगल के दिन मुस्लिम कायदीन से पीएम की मुलाकात इसी सिलसिले की एक कड़ी मानी जा रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख यह भी है कि जब वजीर आजम की रिहाइशगाह से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर फिरका वाराना फसाद होता है, उनके घर जलाए जाते हैं और जब बेघर हुए डरे सहमे मुसलमान पुलिस स्टेशन के बगल में खुले आसमान के नीचे पुलिस और हुकूमत से तहफ्फुज़ की उम्मीद में इंतजार कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि मजलूमीन अपनी फरियाद लेकर दिल्ली आकर धरने पर भी बैठते हैं, तब भी पीएम मोदी की खामोशी नहीं टूटती। थाने में रहते हैं बेटा, हम जहाँ बल्लभगढ़ का है उस थाने में रहते हैं अपने बच्चों को लेके। न हमारे बच्चों की कोई सुविधा है, न हमारे बच्चों को वहाँ कोई देखभाल है। अपने बिरादर लोग, हमारी जो बिरादर है वही हमें खाने पीने को दे रही है, वही हमारी सुविधा कर रही है। हमें न्याय चाहिए, हमें लिए मस्जिद चाहिए और जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म करे उन्हें वो अरेस्ट होने चाहिए। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे में पीएम मोदी की मुस्लिम मोहब्बत के क्या मायने निकाले जाएं? दिल्ली से जब्बार खान की रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की लीडर शाजिया इल्मी। सीधे उनके पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एकाएक ऐसा क्या हो गया है कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े मुस्लिम डेलीगेशन और इतने सारे लोगों से एकाएक मिल रहे हैं। क्या उनमें कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं हृदय परिवर्तन हिंदी में, वैसा कुछ हुआ है, या वाकई जो होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम है, किसी एक खास तबके के या एक फिरके के वजीर आजम नहीं है? तो ऐसा क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की याद आई है? शाजिया। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ है। बहुत दिनों से नरेंद्र मोदी जी बात कह रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम को पहली बार लिया, जो कि उनकी पार्टी के लोग कभी नहीं लेते थे, और पूरे महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़कर एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी। उससे पहले उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान शरीफ होनी चाहिए। लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट पर जरा कुछ कहना चाहती हूं। आपने जिक्र किया बल्लभगढ़ के इन दंगों का, आपने जिक्र किया गुजरात के दंगों का, लेकिन आपने कहीं भी जिक्र नहीं किया बहुत साल पहले जो हमारे देश में नेल्ली मैसेकर हुआ था। आपने जिक्र नहीं किया भागलपुर के दंगों का, आपने कहीं जिक्र नहीं किया मलियाना के दंगों का, आपने कहीं जिक्र नहीं किया हाशिमपुरा के दंगों का,
आपने मुरादाबाद के दंगों का कहीं जिक्र नहीं आप किया। बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपने जी। तो अगर आप इन सब दंगों को देखेंगे और उसके बारे में अगर आप कांग्रेस से सवाल पूछेंगे तो आपको नजर आएगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कितनी शातिर दिमाग है कि दंगे उनके नहीं, शाजिया आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। आपने बिल्कुल सही जी खत्म कर लूं बात जी। भाई साहब, मैं फैसल मैं खत्म कर लूं बात को अपनी। और गुजरात के दंगे हुए, हम सब ने मुखालफत की, लेकिन उसी गुजरात में माधव सिंह सोलंकी जो कि कांग्रेस के सीएम 3 बार रहे हैं, इससे ज्यादा उसमें कहीं ज्यादा मुसलमान मारे गए। तो जो मुसलमान मरते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी जब उसके सीएम थे, उनकी सबको फिक्र होती है, लेकिन आम मुसलमान जो कांग्रेस और समाजवादी हुकूमतों में मारे जाते हैं उनका जिक्र भी नहीं होता। मुझे लगता है ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल एक द्रोह है और ये उनके साथ आपने अपनी बात कह ली शाजिया। शाजिया आपने सही कहा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जहां तक दंगों की तारीख का सवाल है, हिस्ट्री का सवाल है, हिंदुस्तान में कम्युनल राइट्स कोई नई चीज नहीं है और ज्यादातर जो कम्युनल राइट्स हुए हैं वो जिन पार्टियों का नाम आपने लिया उन पार्टीज के हुकूमत में हुआ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने एक बात और कही कि बीजेपी जिसमें लोग पहले गांधी का नाम नहीं लेते थे, उसमें नरेंद्र मोदी ने गांधी को लाकर के एक तरह से स्टैब्लिश किया है और उनके नाम से चीजें शुरू कर रही हैं। आपने स्वच्छ भारत अभियान का भी नाम लिया, तो यही कुछ वजह है शाजिया, यही कुछ चीजें हैं कि एक परसेप्शन का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान की साइकी पे ये बात है कि बीजेपी जो पार्टी है वो कम्युनल पार्टी है, करनी और कथनी में इसके फर्क है। और इसलिए गुजरात का जो इंसिडेंट है वो इसलिए भी आता है कि एक परसेप्शन की बात है। और जो नहीं शाजिया, मुझे अपनी बात कह लेनी दीजिए। और दूसरी कि ये पहला राइट था हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जिसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चीफ मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा था कि वो कहीं ना कहीं वो या तो आंख बंद करके रहे या उन्होंने इसको थोड़ी हवा दी। ये एक इशू है। फैसल मैं यही कहना चाह रही थी, अब मैं यही बात कहना चाह रही थी कि बद से बुरा बदनाम है जी। तो और पार्टी में सवाल नहीं पूछे जाते तो कोई पूछता नहीं उनसे जवाब। अब नरेंद्र मोदी जी जो अच्छा भी करते हैं उसको भी एक शक की निगाह से देखा जाता है। जी, कमाल फारूकी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं शाजिया, बुराई को बुराई से नहीं की तुलना की जा सकती और आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि कांग्रेस के दौर के अंदर जितने भी फसादात हुए हैं वो भी हम सबको बहुत ही अनदोहनाक याद रहते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आपने मुजफ्फरनगर वगैरह का जिक्र किया, मलियाना का जिक्र किया, उसमें जितना क्रिटिसिज्म हुआ है और हमने वो मुलायम सिंह जी का वो मुस्लिम दोस्त चेहरा भी देखा है जिसके अंदर उनके अपने ही लोग बाग क्या क्या मुजफ्फरनगर के ताल्लुक से कहते रहे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आम जनता नहीं जान रही, लेकिन सवाल यहां यह पैदा हो रहा है कि अच्छा हमको मोदी जी के इस परिवर्तन से भी बहुत अप्रिसिएशन है और कि ठीक है इलेक्शन से पहले जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में आने के बाद ये कहा कि मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्राइम मिनिस्टर हूं। ये सारी चीजें अपनी तरफ अप्रिशिएबल है। आज की तारीख तक मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से लेकर आज तक कोई स्टेटमेंट ऐसा गलत नहीं आया जिसमें हम उनको पॉइंट आउट कर सके कि साहब इन्होंने मुस्लिम दुश्मनी या माइनॉरिटी दुश्मनी का कोई स्टेटमेंट दिया हो। नहीं, लेकिन लग रहा है कमाल साहब कि आपका भी कुछ परिवर्तन हुआ है ना, लेकिन उसी के साथ साथ ये बात भी बहुत ही तकलीफदेह है। ये सारी बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो बहुत अच्छी नजर आ रही है। उन्होंने पब्लिक कंजम्पशन, जैसे मैंने कहा, मैं क्योंकि 2 और 2 को 4 करके बात करने का आदमी हूं, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो अप्रिशिएबल है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी है कि वो तमाम लोग जो मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगल रहे हैं उनके साथ हैं, उनके प्रमोशन हो रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। और आपने एक बात ये कही कि बराबर में का जिक्र नहीं हुआ, तो आपका क्या ख्याल है शाजिया कि इतना जुल्म हुआ वहां पर, 30 साल 35 साल पुरानी मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया गया, जिस तरह से वहां मुसलमानों को परेशान किया गया, और शाजिया जो बात कर रही है कमाल फारूक के साथ, शाजिया जो कह रही है हमेशा हुआ है ये, बिल्कुल हुआ। हम उसको भी उतना ही कंडेम करते हैं और उसका उनको जिन जिन लोगों ने किया सही बात है, लेकिन ये गलत पड़ा है। आप एक गलत को दूसरे गलत से नहीं तुलना कर सकते। कमाल साहब जी, कमाल साहब, रामलला मंदिर का दरवाजा राजीव गांधी ने खुद, ये सब छोड़िए, बताइए कि वहां क्या कर रही है आप हरियाणा के अंदर। आप ये बताइए उन लोगों के खिलाफ जो स्वामी जी हैं, जो आपके मंत्री हैं। चलिए आपको यहाँ पर फारूकी साहब रोकना पड़ेगा। हमारे साथ ख्वाजा इफ्तिखार जुड़ गए हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब वो हैं, शाजिया आपको रोकूंगा यहाँ पे। ख्वाजा इफ्तिखार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाजा इफ्तिखार गए थे, जो 30 रुकनी जो वफ्द मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, उसमें ख्वाजा इफ्तिखार साहब भी थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं ख्वाजा इफ्तिखार। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या तरीका था जिसके तहत या क्या बात हुई थी जिसके तहत ये पूरा जो डेलीगेशन था नरेंद्र मोदी से मिला। क्या उन लोगों ने नरेंद्र मोदी से वक्त मांगा था या नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को बुला के मिला? ख्वाजा इफ्तिखार साहब।
ख्वाजा इफ्तिखार साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब से राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे ही उनसे राब्ता होगा उनके पास वापस चलेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर मीम अफजल साहब मौजूद है। मीम अफजल साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो बात शाजिया इल्मी कह रही है उसमें दम है। जो बात कही गई मलियाना से लेकर भागलपुर से लेकर के मेरठ तक, ये बात अपने आप में बिल्कुल जायज है, सही है। लेकिन यहां मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता हूं कि चूंकि पहले भी माजी में इस तरह की चीजें होती रही, इसलिए आगे भी होंगी और उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कमाल फारूकी ने सही बात कही। आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा ऐसी होंगी आगे। नहीं, ऐसी हो अगर ऐसी होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी। तो शाजिया फिर बताइए, आपने कंडेम किया उसको क्या? नहीं, शाजिया आपने क्या कंडेम किया? शाजिया प्लीज होल्ड ऑन, आपने क्या कंडेम किया कि जो कुछ भी एक आरएसएस के जो प्रचारक थे वो वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने क्या किया उसके अंदर? अरे भाई बोलने तो दीजिए, कितनी बार कंडेम किया आप निकाल के ले लीजिए। और खुद प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया है। नहीं, कोई कंडेमेशन इस तरह का नहीं देखा। सॉरी शाजिया, आपकी बात शाजिया, आपको बताइए कहाँ है शाजिया, आपको एक बात बताऊं। शाजिया मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप लोग को घेरना है और बीजेपी को बुरा बनाना नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे नई सरकार के साथ, और अब मुसलमानों के साथ वो ज्यादती कर रहे हैं कि आप जुड़ने नहीं दे रहे उनको मेन स्ट्रीम में। चलिए, हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे। बना के रखिए। चलिए, आपके पास वापस आऊंगा। शाजिया का इल्जाम यह है कि मुसलमान बना रहे हैं मुसलमानों को। शाजिया ने एक बात कही है, गुलाम है, समाजवादी पार्टी के गुलाम है। जी एक मिनट, शाजिया ये कह रही है कि मुसलमान मोदी जी के साथ मुसलमानों को जुड़ने नहीं दे रहे हैं। इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन ख्वाजा इफ्तिखार से राब्ता हो गया। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, फरमाइए। ख्वाजा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप लोग गए थे नरेंद्र मोदी से मिलने, वजीर आजम से मिलने गए थे। पहली बात तो ये बताइए, क्या आप लोगों ने उनसे वक्त मांगा था मिलने का? और वक्त मांगा था तो किसने मांगा था, या मोदी साहब की तरफ से आप लोगों को न्योता आया था? वक्त मांगा था और उसी पर वक्त दिया गया। किसने मांगा था? ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, यानी उमर इलियासी साहब ने। जी 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 जी, अगला सवाल बताइए। जी, उमर इलियासी साहब ने उनसे वक्त मांगा था, आप लोग गए। क्या बातचीत हुई मोदी साहब से? देखिए, आपको आवाज आ रही है? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल। अच्छा, 30 लोगों का ये वक्त था, जिसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ रियासत के लोग भी थे, दिल्ली के मुकामी लोग भी थे, कुछ दानिश्वर भी थे, और इस तरह से कि मिला जुलाई के वक्त था। जी, जहां तक वहां मसाइल के उठाने का ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कोई ऐसा मसला जो इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने है उसका जिक्र वहाँ न किया गया हो, ऐसा नहीं है। हर बात का जिक्र किया गया। जैसे जान सकता हूँ कि क्या क्या जिक्र हुआ? मैं अर्ज कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर वहाँ पर एक जो बात अभी मैं आपकी डिबेट में भी सुन रहा था कि जो बहुत सारे जो बयानात दर बयानात आ रहे हैं उन लोगों के, जिसमें आरएसएस भी शामिल है, जिसके अंदर हुकूमत के जिम्मेदार भी शामिल हैं, जिसके अंदर कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से बराह रास्त जिनको इलेक्ट होके आए हैं वो भी शामिल हैं। तो जो वर्गलाने वाले बयानात दिए जा रहे हैं उसका बिल्कुल खुले तौर पर तस्करा किया गया, और जिस पर वजीर आजम बयान पक्ष दिया है उस बयान को उन्होंने इरादा किया और ये कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है, सारे करीबा की मसाजिद हैं जिनके अंदर बड़ी बेहुरमती होती है, लोग जूते लेके जाते हैं, खुराफात करते हैं, उन मसाजिद के तकद्दुस को बहाल किया जाए और उसमें नमाजों का एहतमाम किया जाए, इसके लिए एक सवाल वहां पे उठाया गया। कब्रिस्तान के मसाइल के सिलसिले में भी इस बात को उठाया गया। अभी हरियाणा के अंदर जो किस्सा हुआ जहां मस्जिद के साथ में मुसलमानों के साथ में ज्यादती हुई, आज आपने देखा हुआ कि वो सारा मसला हल हुआ है, उस मसले की तरफ भी इशारा वहां पर किया गया। इस तरीके से क्या मसला हल हुआ है? और सुनिए ख्वाजा साहब, मसला क्या हल हुआ है? और सुनिए, जितना भी हल हुआ है बात आगे बढ़ी है। नहीं, जैसे बताइए ना कि क्या हुआ है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मसला नहीं, तो आप ये बात ना कहिए कि मसला, तो ये बात नहीं कहिए, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए कि मसला हल हुआ है, हमें बताइए ना। नहीं, देखिए, मसला जो है इस हद तक हल हुआ है कि आज अखबारात में ये चीज मौजूद है। वो तो कई दिन से आ रही है। लोग वहाँ के जो लोग हैं वो अपने घर वापस जाने को तैयार हुए हैं। उनकी ये शिकायत जरूर है कि उनको उतना मुआवजा नहीं दिया गया जिसका जिसके वो हकदार हैं। उस बात के साथ मैं भी शामिल हूँ जहाँ मुआवजे का ताल्लुक है। ख्वाजा इफ्तिखार मीम अफजल साहब पूछ रहे हैं कि इस सिलसिले में एक भी गिरफ्तारी अगर हुई है, आपकी नॉलेज में है, आप कह रहे हैं कि बहुत उसमें काम हुआ है, उसमें एक्शन हुआ है, तो बताइए कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?
नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत काम हुआ है उसके अंदर, ये अरे आप प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहा है तो बड़ी बात हो गई, तो पूरा अमला एक्टिव हो जाता है। अरे भाई बात सुनिए, मैंने ये कहा है कि आज अखबारात के अंदर जो इत्तलात आई हैं, उन इत्तलात के मुताबिक ये है कि कुछ मुआवजा दिया गया है, मस्जिद की दोबारा तामीर का वादा किया गया है, से पहले हो गया था, एहतमाम किया गया है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का फैसला पहले ही हो चुका था, जिसको मना कर दिया गया था इस शर्त पर कि जब तक मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी वो लोग वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। और आज वहां के लोगों ने कहा है कि आकर के आप मस्जिद बनाएं और आराम से रहें, उसके ऊपर वो तैयार हुए। लेकिन ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि वहां जितने भी मकानात जलाए गए, एक आदमी का पैर की उंगलियां काट दी गई और वहां की उनकी तमाम गाड़ियां, तमाम इमलाक तबाह कर दी गई, उसके बदले में मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई, जबकि 13 FIR हुई हुई है। जी इफ्तिखार साहब, नहीं देखिए ऐसा है कि यहाँ क्या आपने इस सबका जिक्र किया प्रधानमंत्री जी से? आ रहे हैं, तुमसे बात कर लेंगे। जी दोबारा कहिए, आवाज कर रही थी। नहीं, ये सारी चीजें क्या वजीर आजम मोदी से आप लोगों ने डिस्कस की, उनको बताया? देखिए वजीर आजम के साथ में सारी बातें रखी गई हैं। मैंने आपको बताया, बीच में आपने दूसरी बात छेड़ दी, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। जितनी भी स्कीमें जो मुसलमानों के मुताल्लिक से है, जितने इदारे हमारे चल रहे हैं, उन तमाम इदारों की जो देखकर इदारे कांग्रेस के जमाने में कायम किए गए हैं, हमने एक बात ये रखी है कि इदारों की कमी नहीं है, एलोकेशन की कमी नहीं है, स्कीमों की कमी नहीं। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो अमल दरामद के मामलात हैं, अमल दरामद के मामलात में की शिकायत नहीं। चलिए आपने अपनी बात की, ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपने अपनी बात की। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर मीम अफजल साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मीम अफजल साहब, जो बात शाजिया ने कही पहले, उससे आप उसका जवाब चाहेंगे कि जाहिर सी बात है राइट तो हिंदुस्तान में बहुत हुए हैं, हमेशा हुए हैं, इसलिए सिर्फ एक राइट को लेकर के जो बात मैं समझ पाया, नरेंद्र मोदी को घेरना ये अच्छी बात नहीं है। एक दूसरी बात ये कि शाजिया ने एक बहुत अहम बात कही है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आसपास मुसलमानों को नहीं आने दिया जाए, यानी कुछ लोगों ने मुसलमानों के वोट को अपनी जागीरदारी बना के रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से बीजेपी का, RSS का, नरेंद्र मोदी का भूत दिखाकर मुसलमानों को एक खास सेगमेंट में रखा जाए और उनका सियासी इस्तेमाल किया जा सके। क्या देखिए, पहला सवाल का जवाब किसी और फारूकी साहब ने दिया है। मेरठ मलियाना ये सब वाकयात के बाद जी आपको पता होगा कि उसका नतीजा क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाली गई और कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस सिलसिले में कई बार माफिया तक मांगी हैं, ये आपको पता होगा। और दूसरी बात ये कि शाजिया इल्मी खुद जब गुजरात के फसादात हुए थे, जब फसादात हुए थे तो शाजिया इल्मी खुद आगे थी और पहले वो थी जिन्होंने खुद मोदी की बड़ी मुखालफत की है, वो खुद भी कह रही हैं और उससे वो इनकार नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बदले हुए हालात में सिर्फ एक वाकया मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मोदी साहब का इंटरव्यू लिया था शाहिद सिद्दीकी साहब ने और उनके अखबार में छपा था, जिसके नतीजे समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया था और उनको काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। यानी सिर्फ एक शख्स ने इंटरव्यू लिया और उसकी सजा उनको दी गई। ये हालात हैं और आज एक डेलीगेशन जाके मिलता है। पहली बात तो एक डेलीगेशन में लोग क्या मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो तब्दीली आई है कि लोग जाकर मिल रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री से मिलना कोई गुनाह नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूं, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे आज आप बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं और इस पर अच्छी बुरी सब बात की जाएंगी। हर बार जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर से मुस्लिम डेलीगेशन मिला है, जहां तक के जो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों से रिलेटेड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल और जमीयत उलमा हिंद दूसरी वाली, ये तमाम तो वो लोग हैं जिन्होंने जागीरदारी बनाई हुई है। एक बात समझिए कि ये लोग भी जब भी किसी वजीर आजम से मिले हैं, सवालात पूछे गए हैं जैसे आज पूछे जा रहे हैं, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग मिले हैं उसमें पहला मैंने ये बात पूछी थी कि भाई इस डेलीगेशन को बुलाया गया है या इन्होंने तो बताया कि उमर इलियासी ने वक्त मांगा, बता दिया। उमर इलियासी साहब इमाम काउंसिल के मेंबर हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदर हैं उसके, जो इसमें ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका इमाम या इमामत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये, क्या इमाम अपनी मसाजिद के सिलसिले में बात करने गए थे? वो जायज बात है, अगर वो करने गए थे और उस सिलसिले में उन्होंने बात की जैसा ख्वाजा इफ्तिखार बता रहे हैं, वो ठीक है। हम इस पर सवाल उठा नहीं रहे
कि वो प्रधानमंत्री से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग इमाम हैं, अगर अपने मसाइल लेके गए थे ठीक है, पूरी मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी ये कहना इनके पास कि मुसलमानों के लीडर जी, तो मुझे आप जरा फरमाएं कि ये मुसलमानों के लीडर खुद उमर इलियासी साहब ने आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक बात, उन्होंने खुद ये कहा है कल शाम को एक इंटरव्यू में कि हम तो सिर्फ इमाम हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो फिर उन्होंने सियासी गुफ्तगू क्यों की और वो अपने साथ ऐसे लोगों को क्यों ले गए एक सवाल जिनका सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है, यहां तक कि उसके अंदर एक अहले तशी इमाम है जो आप पार्टी के मेंबर हैं, उसमें एक ऐसे मेंबर है जो आप पार्टी के मेंबर थे, वो तमाम पॉलिटिकल लोग हैं, नजर आते रहते हैं कभी कभी टेलीविजन चैनलों पर। आप तो ऐसे ना थे, उनके साथ क्या हो गया? हाँ, तो मैं वो पूछ रहा हूं कि ये इमामों की एक डेलीगेशन था, और जो एक सवाल आपने बड़ा अहम पूछा और शाजिया ने सही पूछा कि क्या आप मोदी जी को मुसलमानों से दूर रखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मोदी जी को मुसलमानों के करीब आना चाहिए, उनके मसाइल को समझना चाहिए, लेकिन बुनियादी बात यह है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कोई आपने भी उनके मुसलमानों को मोदी के करीब आना चाहिए, मोदी साहब को भी मुसलमान नहीं, मोदी साहब को वक्त हो गया। मोदी साहब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह हुई कि सियासी लीडर के तौर पे ये जो दीनी लीडरान है, हमारी जो इमामत के लोग हैं, वो जाकर के वजीर आजम से मिले और उनसे बातें की। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि चूंकि जो सियासी क़यादत है या वो लोग जो बासर हैं मुस्लिम कौम में, मिल्लत में, वो चूंकि मोदी साहब से मिलने में अभी भी गुरेज कर रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसे लोग नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं जिनकी शायद उतनी अहमियत नहीं है। लेते हैं ब्रेक। मैं तो भूल ही गया था। थोड़े थोड़े सिक्के डालने से देखो कितने पैसे हो गए। हाँ। चलो जल्दी से चप्पल पहन लो, आज मेरे साथ दुकान पे चलना है। हाँ? बच्चों का दिमाग गुल्लक की तरह होता है और पढ़ाई उसमें धन। बात तो सही है बाबूजी। तो रोज बच्चों को स्कूल भेजा करो, स्कूल में रोज पढ़ने से बच्चों का दिमाग चलेगा, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। स्कूल जाना। में रसना मिला। अब ये कूल एनर्जी सिपर फ्री विद रसना 500 ग्राम्स पैक और ये 1 लीटर सिपर फ्री विद 3 रसना लीटर पैक। अब बोल दे क्या? आई लव यू रसना। 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आपका एक फिर खैर मकदम है। बात कर रहे हैं कि एकाएक ऐसा क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की याद आई है। इस पे जब हम पहले सेगमेंट में बातचीत कर रहे थे तो कुछ लोगों ने ये कहा, शाजिया इल्मी ने भी ये बात कही कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों की जागीरदारी उनके पास है और वो कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को नरेंद्र मोदी से दूर रखा जाए, उनके करीब नहीं आने दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग मिल करके आए हैं नरेंद्र मोदी से, उनमें से एक साहब ख्वाजा इफ्तिखार साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, कमाल फारूकी साहब भी मौजूद हैं, सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने अपने आप को खुद को मुसलमानों का लीडर, नुमाइंदा कैसे मुंतखब कर लिया, कैसे इसको माना जाए कि ये लोग मुसलमानों के नुमाइंदा शख्सियत हैं और ये जो 20-30 लोग गए थे वो पूरे तौर पे मुसलमानों की सियासी, समाजी और दीनी क़यादत करते हैं। ख्वाजा साहब देखिए, बात कड़वी है मगर मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है जी। जहां तक आपने नुमाइंदगी की बात की है तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ कौम जो हमारी है,
ये इसकी न तो कोई मरकजी क़यादत है, माफ कीजिएगा, न इसकी कोई मरकजी तंजीम है। अफराद हैं और अफराद जो हैं उनके इर्द गिर्द कुछ और अफराद हैं और वो ये दावा करते हैं कि हम नुमाइंदगी करते हैं। नुमाइंदगी से ये कौम पूरी तरीके से महरूम कौम है। ये उसी ग्रुप के लोग आप भी हैं। अब आपने जो सवाल उठाया कि भाई ये लोग नुमाइंदा थे या नहीं थे, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ये वफ्द था ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का। पहला सवाल आपसे मेरा यही है, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ये कौन सी? बोलने तो दीजिए। नहीं, आप ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे, चलिए मेरी बात सुनिए आप। चलिए ऑल इंडिया नहीं, मुझे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, मैं तरह काफी हूँ। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के 71,000 बाज़ाब्ता मेंबर हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक हिंदुस्तान के तमाम अइम्मा मसाजिद जो हैं वो बराह रास्त और बिलवास्ता अइम्मा मसाजिद की तंजीम के रुकन बनते हैं। मई 1993 के अंदर एक जजमेंट आया, उस जजमेंट के तहत कुल हिंद तंजीम अइम्मा मसाजिद को ये तस्लीम करते हुए कि हिंदुस्तान के 5.5 लाख अइम्मा मसाजिद की नुमाइंदा व तर्जुमान तंजीम है। उस हैसियत से उनकी एक नुमाइंदगी इमाम तंजीम ने यह कभी नहीं कहा कि हम वो वाहिद लोग हैं या हमारी वो वाहिद तंजीम है जो पूरा तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। दरअसल मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो मिले हैं नरेंद्र मोदी जी से, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, एक इंडिविजुअल्स बहैसियत इंडिविजुअल्स के अफराद के तौर पर या फिर एक तंजीम के तौर पर उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी और ये कड़वा सच है, ना फैसल साहब आप, ना मीम अफजल साहब, ना फारूकी साहब, ना इफ्तिकार भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं साहब, ना खुद मैं क्लेम कर सकते हैं कभी भी कि हम लोग जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कौम है, बहुत डाइवर्स कौम है। आपने एक सवाल उठाया है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। मैं इस सवाल पे आ रहा था शाजिया कि जो लोग देखिए, और मैं एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ। जो लोग सवाल इनसे पूछ रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये सवाल कभी नहीं पूछे गए कि चाहे वो इमाम बुखारी साहब हो या कोई हो, कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये कभी सवाल नहीं पूछा गया। चलिए, आपने एक सवाल उठाया है, यहाँ पे 2 हज़रात ऐसे बैठे। सवाल आप बिल्कुल सही है, बहुत वैलिड है आपका सवाल। दूसरा सवाल ये है जी, मैं पहले इसका जवाब देते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि जब से हम लोगों ने होश संभाला है और आपने भी, तो ये हम लोगों ने देखा है, गलत या सही ये इस पे बहस नहीं कर रहे हैं, कि 2-3 तंजीम ऐसी हैं जिनको मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ऑल इंडिया माना जाता है, हाँ, माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने शुरू में कहा कि ये कितनी सही है गलत है ये डिबेटेबल है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी एक हैसियत है, ऑल इंडिया जमीयतुल उलमाए हिंद इसकी एक हैसियत है, ये कुछ तंजीमें हैं। लेकिन ख्वाजा इफ्तिखार की इस बात से मैं बिल्कुल मुतफिक हूं कि कोई भी ऐसी ऑल इंडिया तंजीम नहीं है जो अपने आप को मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन कह सकती है। यही बात आप भी कह रहे हैं। चलिए इसी बात को जान लेते हैं कमाल साहब कि जो बात शाजिया इल्मी ने कहा और जो बात इफ्तिखार साहब भी कह रहे हैं, ये तो हकीकत है कि हम लोगों ने ये मान लिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की वाहिद तंजीम है जो मुसलमानों के इश्यूज को रेस कर सकती है। उनकी भी ना कहीं से कोई चुनाव होता है, वो भी नॉमिनेटेड बॉडी है और उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। तो अगर ये लोग गए हैं जो 71,000 इमामों की नुमाइंदगी करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, हम तो कोई ऑब्जेक्ट कर ही नहीं रहे। हमारे तो मेरे ख्याल से एक लफ्ज हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन सवाल उठ रहा है हर तरफ, हर कॉर्नर में बात। पहली बात तो यह है कि शाजिया ने भी बात कही और ख्वाजा साहब ने भी बात कही, तो ये तो मैं समझता हूं कि ये एक्सेप्टेंस इन लोगों के पास आ रहा है, बीजेपी के पास, कि मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं है। चलिए, आपने बहुत मतलब कि ये एक्सेप्टेंस आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। मुसलमान उतना ही डाइवर्सिफाइड है जितना हमारे हिंदू भाई हैं, जितना और भाई हैं, लेकिन इनकी जो पूरी पार्टी के जो बहुत अहम जिम्मेदारान हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, जो बाकायदा मिनिस्टर्स हैं, वो तो दिन रात मुसलमानों को यही गालियां देते रहते हैं कि मुसलमान वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक है, मुसलमान। हालांकि 30 लाख इनके भी मेंबर मुसलमान बन गए। आज की रिपोर्ट यह है कि 30 लाख मेंबर बीजेपी के बन गए। तो ये कहना कि कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप, चाहे इमाम बुखारी साहब के ताल्लुक से तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड ओपिनियन है। मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि मुसलमानों को नुमाइंदा नहीं है, उनकी नुमाइंदगी नहीं करते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस लफड़े में मत झगड़िए कि उसकी वजह कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी एक क्लेम नहीं करता कि वो पॉलिटिकल एक वो करता है। उसका बहुत ही लिमिटेड दायरा इख्तियार है, वो दायरा इख्तियार उसका सिर्फ शरई मामलों के अंदर है। और शरई मामलों मैं आप ही से पूछ लेता, फिर मुसलमानों की नुमाइंदगी कौन करता है? करने की अगर आज सवाल है, आप ये बताइए कि आज एक गवर्नमेंट ऐसी आई है जिसके ऊपर परसेप्शन के लेवल पे ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की एंटी जमात है, और वो जमात है जिसको मुसलमान कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूं अंग्रेजी में, कि मुस्लिम बीजेपी को लेकर स्केप्टिकल हैं, तो ये तो बिल्कुल तय है। तो ऐसी जमात की सरकार है और बहुत
मेजॉरिटी से चुन के आई है, तो क्या हम लोग 5 साल तक आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, इनके साथ कोई बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। और शुरू किया है, हम तो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, हम इसको बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को और लोग भी जाने चाहिए। शाजिया माँ है, खुदा का शुक्र है, शाजिया भी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव हैं, और भी बहुत मुख्तार भाई हैं, और शाहनवाज। शाजिया के ऊपर ही बहुत तरह के इल्जाम लगा, वो अलग बात रही, लेकिन मकसद शाजिया मुसलमान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। अच्छी मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो बीजेपी में रिप्रेजेंट कर रही है मुसलमानों के तबके को, उससे कोई रिप्रेजेंट, हमें इससे बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। 1000 तंजीमें ऐसे हो सकती हैं, 1000 अफराद ऐसे हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। हमको सिर्फ जो पूछना है वो इतना पूछना है कि जहां तक शाजिया बहन ने बात कही कि भाई पहले के तमाम जो फसादात हुए, अरे भाई उसके ऊपर तो बराबर आवाज उठती रही है, आप भी उसका एक पार्ट रही हैं। जब 2002 के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, आप भी हमारे साथ हमारे साथ खड़ी हुई थी, आप लोग, आप खड़ी हुई थी। तो लेकिन इससे कोई इनकार, लेकिन ये सवाल ही बताता है कि जो गुजरात में हुआ, जो मलियाना में हुआ, जो मुजफ्फरनगर में हुआ, उसका आप इक्वेट उससे तो नहीं कर सकते ना। हरियाणा के अंदर अभी रिसेंट हुआ है, और रिसेंट होने के बाद अभी तक, अरे भाई क्या एक्टिव हुआ है? एक आदमी की गिरफ्तारी बता दीजिए आप, एक आदमी की गिरफ्तारी बता दीजिए आप। 19 FIR फाइल है खाजा साहब, अरे आप बहुत 19 FIR फाइल है। आपने अपनी बात कही, ऐसा है जी। पहली बात तो ये, मैं यहाँ को बीजेपी के वकील की हैसियत से बैठा मत जवाब दीजिए ना उसका। सुनिए मेरी बात, मैं जवाब दूंगा, बीजेपी का जवाब देंगी शायद। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जहां तक फसादात की बात है, फसादात दर फसादात हमारे मुल्क में होते रहे हैं, और ऐसे भी फसादात हुए हैं कि जिन फसादात में यकतरफा मुसलमानों की शहादतें हुई हैं। नीली आसाम का फसाद है, आप यूट्यूब पे चले जाइए, 3000 मुसलमान मरे। फसादात की सुनिए मेरी बात, फसादात की बुनियाद पर एंगेजमेंट के प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। गांधी का बयान, फसादात के पे एंगेजमेंट नहीं रोकी जा सकती, मैं ये कहना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी के कहने पर इंदिरा गांधी जी ने कहा ऐसे फसादात होते रहे, अच्छा है, जो होना होने दो, ये कहा है। और कभी नहीं कहा शाजिया जी, आप बिल्कुल गलत कह रही है। कब कहा है? आप बिल्कुल गुमराह कर रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं। कभी नहीं कहा। आप देखिए, आई डिनाई, मैं एक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मैं आपकी इस गुमराहकुन बयान को डिनाई करता हूं। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप, कभी नहीं किया। कांग्रेस ने फसादात को लेकर के माफी तक मांगी है। पार्टी में है, तो वो जब मैं एक बार कहना चाहती हूँ, नारायण राणे और संजय निरुपम आपकी पार्टी में, जब वो बीजेपी और शिवसेना। अरे आप आज भारतीय जनता पार्टी में, कल कहाँ थी आप? कल क्या बोलती थी आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में? ये आपका हृदय परिवर्तन हो गया। ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये बात मत कहिए आप ये मत बोलिए। आप नारायण राणे का नाम ले रही हैं। आप ये बताइए, इंदिरा गांधी का डॉक्यूमेंट बताइए, कहाँ डॉक्यूमेंट में ये कहा इंदिरा गांधी ने, बताइए वो डॉक्यूमेंट। जवाब देने दीजिए। जी बोलिए। नहीं, जवाब आप गलत बात करेंगी तो जवाब नहीं दिए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल मत पूछिए, जो आज आपसे आप इख्तिदार में सवाल करने का हक नहीं है, आपको जवाब देने का हक है आज के दौर। बिल्कुल नहीं। आपने हरियाणा के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, इस डेलीगेशन के नतीजे में क्या एक भी कोई गिरफ्तारी हुई? आपको फसाद कायम रखना है। मुझे फसाद कायम नहीं रखना है, फसादात हो रहे हैं बराबर। सरकार की जिम्मेदारी है फसाद रोकना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है और आपकी जिम्मेदारी है। अगर बीजेपी एक बहुत सख्त रवैया इख्तियार करती है, कोई सख्त रवैया इख्तियार नहीं कर रही, यही तो हमारा इल्जाम है, तो यही तो हम देख रहे हैं। ये बोल रही है, यही तो हम देख रहे हैं। आप हमें बताइए, आप हमें बोलने दीजिए। अच्छा, एक नहीं, आप क्या बोलना चाहती हैं? आप सोचती हैं, नहीं सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है कि जब उनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था। अरे कांग्रेस तो चली गई, आप भी जाना चाहते हो क्या? दो चीजें फैसल साहब में बोलते, इनसे कहिए थोड़े से लगातार बोलता रहे। नहीं तो आप मौका दीजिए ना, आप 6 बार बोल चुकी हैं, हर बार आप मुदाखलत करके बोलती हैं। मैं खत्म नहीं कर पाया, मैं भी तो अपनी बात करूंगा ना, मैं कब खत्म कर पाया था जो आपने बीच में रोका मुझको? नहीं, ये फैसल साहब ये नहीं चलेगा। फ्री फॉर ऑल नहीं कीजिए, एक करके आपको सबको बराबर से बात करने का मौका देना चाहिए। मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। शाजिया, अगर वो बीजेपी से है तो मैं कांग्रेस से हूँ। होल्ड ऑन शाजिया, होल्ड ऑन। आप पहले मीम अफजल से आप बोलने अपनी बात, जो आपने एतराजात किए हैं उसका जवाब दे दे, फिर आप बोलिए। जी देखिए, मेरा इनके एतराजात का कोई मुद्दा इस वक्त नहीं है। सवाल हम यहाँ हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो फसादात हुए हैं उसका कंडेमनेशन इस हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया ने किया है।
मुसलमानों की लीडरशिप ने किया जैसी भी है, गली सड़ी बढ़िया अच्छी जो कुछ भी है, उन लोगों ने भी किया जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उन लोगों ने भी किया जिनकी हैसियत है। उन लोगों ने भी किया जो आज बीजेपी में बैठे हुए हैं, जो उन लोगों ने भी किया है जो आज बीजेपी में है। और यही मुख्तार अब्बास नकवी, आप कह रहे हैं, अभी ये सवाल उठाता हूं मैं, गिरिराज किशोर जी हैं, साक्षी महाराज हैं, साध्वी जी हैं, और उससे बढ़कर के खुद हमारे एक मुस्लिम भाई मुख्तार अब्बास नकवी जो वजीर आजम की बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने एक बड़ी सभा के अंदर बाकायदा ये कहा कि बीफ खाने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और मैं खुद मौजूद था, मैंने एहतजाज किया। आप बीफ खाने वालों में, गोवा में आपकी सरकार है, आप बैन क्यों नहीं लगाते? नहीं, बैन क्यों नहीं लगाते आप? आप पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैन क्यों नहीं लगा? सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपको एक बहुत अहम पॉइंट बना रहा हूं। बीफ खाने पर पाबंदी उन इलाकों में लगाने की कोशिश की गई, और लगाने की कोशिश अब ये लोग कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम आबादियां हैं। गोया मुसलमान अगर बीफ खाता है उस पर पाबंदी है, और कोई गैर मुस्लिम बीफ खाए तो उस पर पाबंदी नहीं है, और इनकी हिम्मत नहीं है कि गोवा के अंदर ये पाबंदी लगा कर दिखाएं, ये नॉर्थ ईस्ट में पाबंदी लगा करके दिखाएं। मैं आपको दूसरी बात वजीर आजम से मिलना, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी हिंदुस्तानी वजीर आजम से मिल सकता है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो लोग वहां गए थे, उन्होंने जो इश्यूज वहां उठाए और जिनके ताल्लुक से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी हुआ, जिसका कल सारे अखबारों के अंदर और सारे मीडिया में उसकी चर्चा हुई है, हमारा सिर्फ इतना पूछा है कि रिसेंटली आज भी कल भी एक कम्युनल राइट हुआ है, आज अखबार आप देख लीजिए। आप हरियाणा में जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक जिंदा मिसाल है। मैंने कई लोगों के नाम लिए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने बार बार ये सवाल उठाया, हमारा कहना यह है कि जब आपने कहा कि प्रधानमंत्री का हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो क्या ये अगर हृदय परिवर्तन है तो अच्छी बात है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ दिखाई देना चाहिए। हरियाणा उसकी जिंदा मिसाल है। मुझे ये लग रहा है कि इन लोगों के मिलने से, जो 30 लोग मिले हैं जाकर के वजीर आजम से, उनकी मुलाकात से कुछ लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो गए हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ लोग जाकर के मिल के आए हैं। हम ख्वाजा इफ्तिखार से जानना चाहेंगे कि एक तो बात तो यह है ख्वाजा साहब कि कहीं ना कहीं, चलिए आपने ये बहुत सफाई से बताया कि इमाम ऑर्गेनाइजेशन कितनी रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी उठता है कि आप लोग वहां गए थे मिलने से, तो किन मुद्दों पे बात करने गए थे? आपके मकसद जो थे सियासी थे, दीनी थे, या अपने मसाइल थे, या मसाजिद के, कब्रिस्तान के, उनकी बात करने गए थे, या पूरे तौर पे जो मुसलमान हिंदुस्तान के अभी फेस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स के हवाले से कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं, मैं फिर कह रहा हूं, शाजिया ऑब्जेक्ट करेंगी कि कहीं ना कहीं एक परसेप्शन के लेवल पे ये बात आ गई है कि लोग स्केयर्ड हैं, लोगों को ये लग रहा है कि अभी हालात अच्छे नहीं है, माहौल साजगार नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं माहौल में। तो क्या इन सारी चीजों पे बात करने गए थे, और अगर गए थे तो इसका हक आपको किसने दिया? देखिए, ऐसा है कि जहां तक हक की बात है, मैंने आपको नुमाइंदा हैसियत जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन, वो तो आपने दीनी हैसियत बताई अपनी, लेकिन सियासी तौर पे आप सियासत बात करने की, ये इसमें बेशतर मजहबी लोग थे, ठीक है, चंद लोग इसमें ऐसे थे जिनका मजहब, इनको मजहबी नहीं कहा जा सकता, जैसे मैं उसमें शामिल होऊंगा, ये डॉक्टर असलम परवेज जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो उसमें शामिल होंगे, प्रोफेसर हाशिमी साहब जामिया मिल्लिया के, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, फिरोज बख्श शामिल नहीं होंगे, बाकी तमाम लोग इमाम सरकारी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वहां पर क्या गुफ्तगू हुई, ये वहां पर सियासी गुफ्तगू भी हुई, वहां पर समाजी गुफ्तगू भी हुई, वहां पर मजहबी गुफ्तगू भी हुई। मिसाल के तौर पर 1993 मई का जो मुकदमा जिसके तहत अइमा मसाजिद को मुशायरा जात का हक मिला है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसका हुआ, बात वहां पर हुई। जो गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से बाकायदा मुतालबा किया गया कि स्कीमों की कोई कमी नहीं है, कांग्रेस ने इतनी स्कीमें बनाई है, इतने इदारे कायम, इम्प्लीमेंटेशन का बुनियादी मुद्दा उठाया गया, ठीक है। मैंने इसे आपसे दरमियान में कहा था कि आसार कदीमा की मसाजिद के तकद्दुस की बहाली की बात हुई है, तो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जिससे मुल्क के अंदर फिरकावाराना नहीं, बाबरी मस्जिद पर मैं बिला वजह कह दूं, बाबरी मस्जिद का जिक्र हुआ, बाबरी मस्जिद राम मंदिर पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ना उसका किसी ने तस्करा किया, जो है ये एक सच, ये बिल्कुल वाज़ेह बात नहीं हुआ। मैं बिला वजह आपसे क्यों कह दूं कि जो चीज नहीं होना चाहिए, जो नहीं हुआ, जो वहां नहीं हुआ, जो चीज नहीं हुई, वहां माहौल खराब हो जाता, बातचीत नहीं हो पाती, वहां नहीं हुई बात है, ये चीज है, ठीक है। इसी तरीके से कब्रिस्तान का एक मसला बना हुआ है कि अब कब्रिस्तानों की जगहें कम हो रही है, कब्रिस्तानों को मजीद जगहें मिलनी चाहिए, उसका तस्करा हुआ। वक्फ इमलाक का मामला जो है उसको उठाया गया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब से
कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी? मुख्तार अब्बास नकवी साहब से बहैसियत वज़ारत अक़लियती उमूर उनसे वाज़ेह तौर पर यह पूछा गया कि आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपकी हुकूमत में आने के बाद आपने की है और पिछली साबका हुकूमतें जो है वो नहीं करती रही हैं। जिस पर उनका जवाब ये था कि फौरी तौर पर मैं इस पोजीशन में नहीं हूं क्योंकि इसके लिए वक्त दरकार है, हम आपके साथ अलग से बैठेंगे और फिर बताएंगे आपको कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये उनका जवाब इस सिलसिले के अंदर आया था जो है। अच्छा, जहां तक और सियासी मामले में डॉक्टर परवेज अहमद हमारे साथ थे जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब के साथ बड़े साहबजादे हैं। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठाया कि मुसलमानों की जुडिशरी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो नुमाइंदगी कम से कमतर होती चली जा रही है। इस सिलसिले के अंदर आपको पहल करनी चाहिए और ये वक्त की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि अनडिजर्विंग लोगों को आगे लाया जाए, बल्कि जो डिजर्विंग लोग हमारे दरमियान में मौजूद है उनको मौके मिलने चाहिए। ये सवाल भी वहां पर उठाया गया जो है, ठीक है। और खास तौर से एक सवाल वहां पर उठाया गया कि हमारे बहुत सारे नौजवान जो साल से मुख्तलिफ इल्जामात में, जिसमें दहशतगर्दी के गलत इल्जामात भी शामिल हैं, साल से जो है वो जेलों के अंदर बंद चल रहे हैं, उन पर न कोई चार्जशीट हुई है न उन पर कोई मुकदमा दायर हुआ है। ऐसे तमाम लोगों को, न सिर्फ मुसलमान नौजवानों को बल्कि तमाम नौजवानों को जो है वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया कि बहुत सारे हमारे बंबई के इमाम साहब थे, उनका जिक्र हमने किया, हैदराबाद के कुछ बच्चे थे उनका जिक्र किया कि वो बच्चे जो साल तक जो है वो, सुनिए मैं रिएक्शन पे आ रहा हूं, कितना होगी बात। अब रिएक्शन की बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि वो तमाम मुद्दे, 22 मुद्दे के जो आपने उठाए हैं, कानूनी तौर पर जो भी मुमकिन हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि मतलब आपने जब ये बात रखी कि आपके यहाँ के 10 नाम हम गिना सकते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगल रहे हैं जी, आपने उनके खिलाफ ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना तो दूर की बात रही, आपने उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना दिया, उसके ऊपर क्या रिएक्शन है उनका? देखिए, पहली बात तो ये कि ये तो हमने कहा नहीं कि आपने उनको एग्जीक्यूटिव बनाया ना, मतलब आप नाम बता रहे हैं ना आपको, जिनराज सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं मस्जिदें तोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, उनको आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में ले लिया। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि हमने ये मुद्दा नहीं उठाया। सुनिए तो सही ना कि भाई आप एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया नहीं, प्रमोशन कर रहे हैं आप नहीं। हमने ये नहीं कहा कि आपने उनको क्या मेंबर बनाया, हमने ये कहा कि ये जो बयानात दर बयानात दिए जा रहे हैं, मैंने वाज़ेह तौर पर पिछली दफा भी कहा कि ये बयानात उन लोगों के जरिए भी दिए जा रहे हैं जो हुकूमत में शामिल है। उस पर उन्होंने ये कहा कि मैंने कल ही बहुत सख्त इस सिलसिले में बयान दिया है और इसका सख्त नोटिस लिया है और ये स्टेटमेंट ही उनका एक्शन है। जाहिर सी बात है कि एकाएक किसी चीज पे कोई एक्शन नहीं हो सकता है। हम शाजिया के पास चलते हैं, शाजिया से जानने की कोशिश करते हैं। जो बात बहुत तफसील में बताई है चौधरी इफ्तिखार ने कि इन सारी ख्वाजा इफ्तिखार ने वो बातें वही हैं जो आम मुसलमानों को कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। जाहिर सी बात है और भी बात होगी, काफी लंबा इन लोगों का वहां पे वक्त रहा, लेकिन बहुत सारी बात जो ख्वाजा इफ्तिखार बता रहे हैं वो वही है जो अहम है और मुसलमानों को परेशान कर रही हैं। लेकिन उस पर रद्दे अमल की अगर बात करें, उस पर एक्शन की बात करें, उस पर करेक्टिव मेजर्स की बात करें, वो नहीं दिखता है। क्या कहिएगा शाजिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लगातार होता रहा है और कम से कम इस सरकार में ना हो। और हमें लगता है कि जितने भी हमारे देश के मुसलमान हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो जरूरी नहीं हो बीजेपी में, लेकिन हर एक पार्टी में जाकर अपने लिए जो जगह है, जो बराबर का उनके अधिकार है और हुकूक हैं, वो मांगे। और उसमें कुछ गलत नहीं है। जो देश की हुकूमत हो, जो राज्यों की हुकूमत हो, चाहे जिस पार्टी में भी हो, बजाय ये कि एक सियासी गुलामी के तौर पर एक गलत परसेप्शन के तहत दिस इज कम्युनल, दिस इज सेक्युलर, मतलब हवा में बना रखा है ये। और इसका मैं किस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि आप देखिए कांग्रेस के जो राज्य रहे हैं या समाजवादी पार्टी के शासित राज्य जो रहे हैं या फिर कांग्रेस जहाँ पे ममता बनर्जी हैं, उसमें आप देखिए एक ही है बिल्कुल यूपी। तो आप ये इसमें देखिएगा कि आप आर्थिक बदहाली जो है, खस्ताहाली जो है मुसलमानों की देखिए, आप नुमाइंदगी देखिए हर एक सेक्टर्स में उनकी, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के तहत अगर आप सचर कमेटी रिपोर्ट भी देखें तो सबसे ज्यादा बुरी हालत मुसलमानों की कांग्रेस के राज्यों में है। तो ये तो देखिए प्रूफ है एक चीज का। आपके हाथ एक नंबर जीत के नहीं आया की और जस्टिस की। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, लेकिन शाजिया आपने बहुत अहम बात कही है कि सच्चर कमेटी, नहीं आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा कि शाजिया आपने, एक मिनट बोलूंगी भाई साहब, या तो मैं भाई साहब मुझे एक मिनट बोलने दीजिए, आपने इतना वक्त दिया और मुझे बोलने तो दीजिए। मैं पूरी बात कहना चाहती हूँ कि एक चीज से नहीं कि आप इधर से कूद कर उधर जाएं। तो एक तो ये है कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है।
राजेंद्र सचर कमेटी रही, वो पड़ी रही, उसका जिक्र बहुत हुआ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आप महाराष्ट्र में देखिए, इतने साल कांग्रेस की हुकूमत, सबसे ज्यादा जो लड़के जिनका अंडर ट्रायल्स होता है, जो नौजवान है, मैक्सिमम वो महाराष्ट्र में रहा है। और वहां पे चाहे आप मकोका देखिए, चाहे आप पोटा देखिए, या आप चाहे श्री कृष्ण रिपोर्ट, अब तो आपकी सरकार है ना, सबको रिहा कर दीजिए। चलिए, वैलिड है, वैलिड सवाल है, तो आपकी सरकार है, रिहा कर दीजिए ना। सवाल ये है, इनका सवाल ये है कमाल फारूकी साहब, मैं जवाब दे रही हूँ। मैं आपके पास वापस आऊंगा, वक्त हो गया ब्रेक का, वक्त हो गया। शाजिया आपके पास वापस आऊंगा। आप सेक्युलर कैसे हो गए? शाजिया वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो सवाल शाजिया इल्मी ने उठाया है कि सच्चर कमेटी जो आई है वो इनके दौर के में जो मुसलमानों के साथ हुआ है, जो मुसलमानों की माशी और इक़्तिसादी बदहाली उसको यहाँ करती है, उसमें क्या हुआ, ये सवाल अपनी जगह पे मुंह बाय खड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि पिछले एक साल में सरकार के सामने सच्चर कमेटी की सिफारिशें हैं, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट है, वो सारी चीजें हैं, नई सरकार उस पर क्या कर रही है। लेते हैं ब्रेक। ये हम स्कूल ले जाए? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है। अचार कब बनेगा? पहले मसाला बनाकर, इन्हें मिलाकर, रोज धूप दिखाकर, थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। स्कूल न भेजने के 1000 बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो है इनका। पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। इंस्टेंट रसना and instant energy. Rasna Rupees 2 pack. Instant Rasna, instant energy. अब बोल दे क्या? I love you Rasna. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक पे जाने से पहले शाजिया इल्मी ये कह रही थी कि जो चीजें मुसलमानों के बारे में है, सच्चर कमेटी ने उसको बिल्कुल वाजे कर दिया, साफ कर दिया है। उस पर क्यों कोई बात नहीं होती कि मुसलमानों की इतनी ज्यादा बुरी हालत क्यों है। अपनी जगह पे बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि माजी की तरफ अगर हम देखते रहें तो क्या हम कभी तरक्की कर सकेंगे? क्या सिर्फ हम इस बात को लेकर के कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, इसको लेकर के रोते रहें, या जो मौजूदा सरकार है उसके सामने अपने मुतालबात को रखें और उससे ये उम्मीद करें कि ये सरकार कुछ मुसलमानों के लिए कर पाए? सवाल इसी का है कि मुसलमानों के लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। अभी जो शुरुआत हुई है, जिसको लेकर ख्वाजा इफ्तिखार वगैरह गए थे, वहां पे ये बातें हुई हैं। सीधा सवाल मेरा यह है कमाल फारूकी साहब कि जो बात शाजिया कह रही है उसमें दम है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात अपने तौर पे बिल्कुल साफ है कि कुंडू कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, जिसने सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस पे कितनी चीजें हुई हैं, काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, उनके ऊपर वो रिपोर्ट तैयार हुई अमिताभ कुंडू की, वो सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को दी गई। और ये वो रिपोर्ट है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने अपने चुनाव में रेफर किया था, इसको कोट किया था, कहा था कि देखिए कुंडू कमेटी इस बात को साफ कर रही है कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। सितंबर में वो रिपोर्ट दी गई थी, अब फिर आइंदा सितंबर आने वाली है, उस पर कुछ पेशरफ्त हुई? देखिए, मैं बिल्कुल एक बात तो बड़े क्लैरिफाई कर दूं कि इसको इस मुद्दा बनाया जाए कि प्राइम मिनिस्टर से कौन मिला कौन नहीं मिला। हमारे सब अहम लोग हैं और जो भी जाकर मुसलमानों की बात करते हैं, शाजिया समेत, वो अप्रिशिएबल है, अपलॉडेबल है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कुछ काम जो फौरन होने चाहिए थे, एक साल हो गया ना आपको, और पहले दिन आपने ये कह दिया था कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 125 करोड़ पीपल। तो हमें तो इसके बाद की खुशी है कि भाई आप अप्रिशिएबल है, सब कर रहे हैं। आपने वो कुंडू कमेटी रिपोर्ट पहले दिन आपके पास थी, सच्चर कमेटी के नॉन कंप्लायंसेस आपके पास मौजूद थी। सबसे अहम चीज जिसमें शाहनवाज और मुख्तार अब्बास भाई वगैरह सब लोग, सब कांग्रेस सब साथ में थी, जावड़ेकर भाई वगैरह ने इतना अहम रोल प्ले किया। वक्त अमेंडमेंट हमारा राज्यसभा से निकलकर लोकसभा में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं होना, मुश्किल से 3-4 मिनट 5 मिनट का काम है।
उसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं जा रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि कम से कम वो जो अमेंडमेंट उसके अंदर रह गए थे, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर रह गए थे, उसके ऊपर काम हो गया होता। मुझे मुसलमानों की एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर बता दिया जाए। आप मुसलमानों की बात क्यों कहते हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अरे भाई हमारा तालीम दी जा रही है। मैं जवाब देता हूँ आपको, हम जवाब बात कर रहे हैं मुसलमानों से। मैं आपको जवाब देता हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर मुसलमानों के लिए अलग से बात करने की बात क्या हो रही है? मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, और मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि हम अलग से किसी के लिए बात नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हकीकत ये है कि कुछ चीजें सामने होती है, कुछ पीछे होती है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस में कोई मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। जो लोग उनकी पार्टी में पॉलिटिकल एक्टिविटी तो थी, लोगों को बुलाया है, पूरा डिस्कोर्स। आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। कितने टिकट दिए? 2 टिकट दिए 550 में। अगर 40 टिकट दे देते, 20 टिकट दे देते, 25 चाहे हारने के लिए देते, तो कम से कम मुंह छुपाने के लिए बात तो रहती। लेकिन वो बिल्कुल ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि मुसलमान पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदारी। सुनिए इसी सवाल पे फैसल साहब पहले बात पूरी सुने कि पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदारी दिए बगैर तुमको कुछ लेना हो तो हम उस पर गौर कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस में हम आपको हिस्सेदारी नहीं देंगे। ना हम आपको असेंबली का मेंबर बनने देंगे, ना हम आपको गुजरात के अंदर 15 साल में उन्होंने एक आदमी को टिकट नहीं दिया। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं अभी जो आपने बताया कि 1 साल के अंदर क्या आपकी कारकर्दगी आप गिनवाइए, वो मैं बुनियादी तौर पर पूछना चाहता हूँ। अभी शाजिया बोलने दीजिए, फिर जब आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। कुंडू कमेटी के बारे में आपने कहा, हमने कायम की थी, आपके जमाने में आ गई, आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए उसको, जो हमारे से कमी रह गई आप उसको पूरा कर दें। आपने माइनॉरिटी की जो वजारत है उसका बजट 36,000 से घट करके कई हजार करोड़ रुपए आपने कम कर दिया। नहीं, ये बात मैंने अभी नजमा हेपतुल्लाह से पूछा, 2-3 दिन पहले मैं उनके साथ था, उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज किया कि ऐसी कोई बात नहीं, कहीं से किसी तरह के बजट की कोई कटौती नहीं। जब एलोकेशन होगा पता लग जाएगा। बात हो रही है एमएसडीपी स्कीम के बारे में, बहुत बात हो रही है, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट स्कीम, बोले कि वो बंद बिल्कुल नहीं हुई है, ना उसको बंद करने का कोई इरादा है, उसका नाम अच्छा चेंज किया। सब बात छोड़ दीजिए फैसल साहब, मैं आपसे एक जनरल परसेप्शन, आपने कहा परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज परसेप्शन तो आप लोग बना रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं, तो हम तो बनाएंगे ना, आप तो बहुत दिखा रहे हैं, आप तो हवा खड़ा। अगर हम तो किसानों को भी हवा दिखा रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये, इसका मतलब है कि जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ काम नहीं कर रहा है, क्यों परसेप्शन बन रहा है? अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर क्यों परसेप्शन बन रहा है? अगर ये अकलियत इतने जबरदस्त अकलियतों के हमदर्द हैं, बहुत पॉलिटिकल प्रोसेस की बात किया है आपने, पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की, पॉलिटिकल प्रोसेस में रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है। लेकिन मीम अफजल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आप बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते हैं बीजेपी, बिल्कुल तय बात है कि बीजेपी के मुसलमान को मुसलमान वोट नहीं देता, ये बिल्कुल तय बात है, इसमें कहीं दो राय है, इसलिए वोट नहीं देता, विनेबिलिटी फैक्टर है। लेकिन ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, इस बात तो उन्होंने हरवाया, इस बात तो उन्होंने हरवाया कि सारे वोटर रहने वाले बीजेपी के लोग। अच्छा, लेकिन आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने कब मुसलमानों को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दिया है? आपने कब मुसलमानों को ऐसी सीटों से वोट देकर के जितवाया है जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका ना हो? आप ये करते हैं कि एक तरफ से कांग्रेस किसी मुसलमान को मुस्लिम हल्के में खड़ा कर देगी, एक से समाजवादी पार्टी, एक से आरजेडी, 5 मुसलमान खड़े होंगे और जाहिर सी बात है कोई चौथा तो क्या आपने कभी ये कोशिश की कि जनरल सीट से मुसलमान को जीता है? अगर पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर सब पार्टियां मुस्लिम्स को टिकट देती हैं तो उसमें जीतकर भी पहुंचते हैं और हारते भी हैं। ये ज्यादा तो हारते हैं, लोएस्ट फिगर है हमारा। सुनिए, ये बात सही है आपकी, ये मौलाना आजाद को भी रामपुर भेजा गया था। देखिए, परसेप्शन जो है, जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब है विनेबिलिटी है, तो समाजवादी पार्टी को भी मुसलमानों को नहीं देना चाहिए, कांग्रेस को भी नहीं देना चाहिए, सबको यही करना चाहिए जो बीजेपी कर रही है, तो मुसलमानों को बाहर कर दीजिए, बात खत्म। नहीं, मुसलमानों को बाहर करने की बात नहीं, मुसलमानों को उनकी प्रोपोर्शन से वो उनको रिप्रेजेंटेशन होना कैसे होगा? कैसे होगा कि आप लोगों जब आप टिकट ही नहीं दोगे तो कैसे होगा? जो टिकट दे रहे हैं उनके ऊपर आप इल्जाम तो नहीं लगा सकते। आपने कितने टिकट दिए मुसलमानों को? हमने जितने टिकट दिए हैं आपसे बहुत ज्यादा दिए हैं, आपसे बहुत ज्यादा दिए हैं। वोट भी लेते हैं। आपने गुजरात के अंदर किसी मुसलमान को टिकट दिया 15 साल में? मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए और आपने उनके कितनी बदहाली की, कितना उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, कितना उनको जहालत। तो आपको इजाजत है एक्सप्लॉयटेशन की इसकी वजह से? चलिए, आर यू ऑल्सो परमिटेड टू एक्सप्लॉइट मुस्लिम्स बिकॉज वी एक्सप्लॉइटेड देम? नो, आई एम नॉट। देन आई वांट टू एक्सपोज यू, I want to expose you. You are not exposing me. You are exposing yourself.
शाजिया हम तो दुआ करते हैं, शाजिया हम तो दुआ कर रहे हैं। अरे भाई सुनिए भाई, सुनिए शाजिया कमाल फारूकी सुन लीजिए, शाजिया आपके ही फायदे की बात कर रहा हूँ, शाजिया मैं आपके ही फायदे कह रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए, आप बोलिए, चलिए मैं बाद में बोलूंगा। मैं एक बात ये कर रहा हूँ, हम तो आपके लिए दुआ करते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ बात नहीं हो पाती है इससे। जी जी, अच्छा सुन रहे हैं आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूंगा। ये कमाल फारूकी साहब को कह रहे हैं, एक मिनट का वक्त दे दीजिए। हम तो आपको खुद दुआ देना चाहते हैं, आपको, शाहनवाज साहब को, मुख्तार साहब को और बीजेपी के जो लोग बाग हैं, आप जैसे लोग बाग, क्योंकि आप मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हैं। आपने मतलब 2002 के अंदर जो आवाज उठाई है और उससे पहले जो आपने आवाज उठाई है, हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। खुदा करे वही आवाज आपकी बरकरार रहे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, राज्यसभा में जाएं, आप जैसे लोग जाएं। शाहनवाज को जो बीजेपी ने हरवा दिया, अब कम से कम वो उनको उसमें ले आए, वो जाकर कहीं ना कहीं से एमपी बना दे उनको, तो विल बी वेरी हैप्पी। आपको एमपी बन जाए, हमें उम्मीद है कि आप बनेगी। नहीं, आप बड़ी दुखती रख हाथ रख रहे हैं। हाँ, इसलिए कि इस दर से बड़े मुसलमान जो हैं बीजेपी में बड़े परेशान हैं। लेकिन शाजिया आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सोच समझकर मैंने एक चॉइस की थी अपने। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ख्वाजा इफ्तिखार कुछ और कहना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ख्वाजा इफ्तिखार कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपके पास ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की नुमाइंदगी गैर मामूली तौर पर कम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। टिकट नहीं दिएगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसको जस्टिफाई भी किसी तरीके से नहीं किया जा सकता। बात यह है कि जितनी नुमाइंदगी इस मुल्क में कांग्रेस ने मुसलमानों को दी है, इस किसी जमात ने नहीं दी। प्रेसिडेंट भी बनाए, वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए, चीफ मिनिस्टर भी पार्टी के बनाए, मिनिस्टर बनाए, यूजीसी के चेयरमैन बनाए, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मुसलमानों को कांग्रेस ने मौका न दिया हो। ये एक सच्चाई है, इससे इनकार करना गलत। कैबिनेट सेक्रेटरी पहला बनाया, कैबिनेट सेक्रेटरी, देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी को मैं यूं नहीं कहता कि कैबिनेट सेक्रेटरी अपनी सीनियरिटी अपनी मेरिट पे करता है, फिर भी वहां भी सिलेक्शन होता है, नॉन मुस्लिम के वहां सिलेक्शन होता है, वो ठीक है, वो ठीक है, एक सीनियरिटी एक मेरिट होती है, ब्यूरोक्रेसी में हम इस चीज को न लेकर जाएं। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि नुमाइंदगी बहुत रही, लेकिन नुमाइंदगी ने रिजल्ट क्या दिया हमें? रिजल्ट सच्चर कमेटी है ना, मुसलमानों की बदहाली है। नहीं, आप मुझे बताइए, आप लोग लेके गए, हम क्या चाहते हैं? नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, लेकिन नुमाइंदगी के साथ साथ हालात में आनी चाहिए। ख्वाजा साहब नरेंद्र मोदी से क्या वादा साहब आपको नरेंद्र मोदी से क्या वादे लेके आए? सुनिए, नरेंद्र मोदी से क्या वादे लेके आए? आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी से क्या वादे लेके आए? नरेंद्र मोदी वादा करेंगे, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे नरेंद्र मोदी वादा करते हैं लाल किले की फसील पे। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम अपनी बातें रखने गए, हमारी बातों को उन्होंने सुना, आपने अपनी बात खत्म हो जाए, उन्होंने आपकी बात। शाजिया आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, इस बात पे किसी को एतराज नहीं है, जो भी पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे, चाहे कमाल फारूकी हो या मीम अफजल साहब हो, इन लोगों को इस पे एतराज नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी, और ये पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, हम नहीं है, बेचारे थे कभी, लेकिन हम सबको पता है कि क्या हुआ इनके साथ। तो ये भी एक हिंदुस्तान की पॉलिटिकल जो रियल पॉलिटिक है उसका एक मंजरनामा है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं या थ्राइव कर पाते हैं। ये अपनी सच्चाई। आपसे जानना चाहूंगा ये शाजिया की जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ये अच्छी बात है, लोग जाके मिले, ब्रिज बनना चाहिए। मैं खुद इस बात को समझता हूं कि 5 साल के इख्तिदार में नरेंद्र मोदी है, उनके साथ आप बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह बिहेव नहीं कर सकते, सही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये एक तरफ तो ये लोग मिल रहे हैं, दूसरी तरफ से गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजना, घर वापसी, लव जिहाद, गिरिराज, ये सारी चीजें ये पैरेलल नहीं चल सकता है। या तो ये वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की चीजों को डिरेल कर रहे हैं, या ये वो लोग हैं जो अभी भी जनसंघ की जो पहले वाली राष्ट्रवादी जनसंघ की जो जहनियत थी उसके प्रवक्ता हैं और उसी को बढ़ा रहे हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी और मुसलमान को नहीं जुड़ने देंगे। उसी तरह से जैसे कुछ सियासी जमात में बैठे हुए लोग मुसलमानों को बीजेपी के साथ नहीं आने देना चाहते हैं। इस पे सरकार क्या कर रही है? मेरे ख्याल से सबको पता है इस पर सरकार ने क्या कहा है और क्या किया है, और सब जानते हैं कि गिरिराज सिंह की बात पर कितना ज्यादा ना सिर्फ माफी सारे प्रवक्ताओं ने मांगी, बल्कि उनको ताकीद भी दी गई जो उन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए। और जहां तक बात है, अब पूरा हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट है, उसका क्या रुख है इसको लेकर, और क्या इस बात का कभी रिपीटेशन हुआ, ये जरूरी है। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहती हूं इस वक्त, वो ये है कि हमें माजी से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ जाना चाहिए, और बहुत जरूरी है। देखिए, नहीं तो कोई चीज बदलेगी नहीं। और ऐसा अगर मुसलमान ये देखते रहे कि हमारे साथ किसने कुछ किया है, वो उनको कोई मिलेगी नहीं पार्टी वोट देने के लिए, क्योंकि किसी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। वो जो शेर है मेरे कई चाहने वाले लेकिन मेरा कोई नहीं,
मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं, तो कुछ ऐसी सी बात है। तो और एक आइडेंटिटी जो बन गई है मुसलमान वोट बैंक, इसको बदलने की जरूरत है। बतौर भारतीय, बतौर हिंदुस्तानी, आईएन के तहत, मैं खत्म कर लूं, 1 मिनट लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा, बस आधा सेकंड लगेगा, आधा मिनट लगेगा कि बतौर हिंदुस्तानी बार बार ये मुसलमानों के इश्यू मुसलमानों करके नहीं, आप बिल्कुल उनको बतौर इंडियन जो आईन में यकीन करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्हें पूरे हक देता है। बिल्कुल आपने बहुत सही बात उठाई है शाजिया, यही बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें आपसे मैं सिर्फ इतना आपसे मेरा इल्तिमास है कि जहां बात होती है कि मुस्लिम मुस्लिम करके नहीं लिया जाए, तो पहले संविधान को बदलने की जरूरत है। आर्टिकल 25 आर्टिकल 19E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात की को यकीन बनाता है कि माइनॉरिटीज के राइट को प्रमोट और करेगी सरकार। ये है, इसलिए अपना साथ अपना विकास, तो सबका साथ सबका विकास होता रहेगा, लेकिन मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके लिए अलग से प्रोविजन करना, अलग से चीजें करना कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी करता है। इसलिए इस बात पे एक लंबी बहस हो सकती है। दूसरी बात यह है शाजिया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो नुमाइंदगी की बात जो उठाया ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने कि कांग्रेस के पीरियड में लोग दिखते थे, एक साल में आप बताइए किसी ऐसे मुसलमान को, एक नजमा हेपतुल्लाह और मुख्तार अब्बास नकवी जो पॉलिटिकल प्रोसेस में है, उनके अलावा कि कहीं पर भी आपको नुमाइंदगी दिख रही है। ये वो चीजें हैं जो मुसलमानों को नुमाइंदगी, कांग्रेस नुमाइंदगी दिखी गई, आपने उसका हवाला दिया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैंने देखा कि शाबानो केस में किस तरह से आरिफ मोहम्मद खान को उन्होंने ट्रीट किया जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम थे। मैंने देखा एक समाजवादी पार्टी में आजम खान जो जहरीली जबान लेकर घूमते हैं और उन्हीं की बात चलती है। मैं देखती हूँ ऐसे लोग, गुलाम नबी आजाद, सुन्नी बोलने दीजिए मुझे, ये सच है, बहुत दुख देगा आपको। किस तरह के मुसलमानों को उन्होंने किया, जो सरकारी मुसलमान है उनका अपीसमेंट हुआ है, लेकिन आम मुसलमानों का सिर्फ खून चूसा गया है। उनको इनके ना उनको लोन की फैसिलिटी, ना उनको किसी तरह की इकोनॉमिक फैसिलिटी, उनकी नुमाइंदगी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सही कह रही हैं शाजिया, आपकी बात ही में आगे बढ़ा रहा हूं। कहना जरूरी है, यू आर राइट, आप सही कह रही हैं। यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट, लेकिन क्या ये चलता रहे? ऑफ कोर्स नॉट, दैट इज यही सवाल है। दैट हैज टू चेंज, दैट हैज टू चेंज, दैट हैज टू चेंज, दैट इज अ रियल इशू, someone has to build the cat। उसी को तो बदलना है। 1 साल में क्या चेंज हुआ वो जरा सा बता दें आप। शाजिया आपने 1 साल में क्या चेंज, शाजिया आप देखिए बहुत बोल गया है। शाजिया आपने बोल लिया अपनी बात, शाजी आपने बोल लिया, शाजिया देखिए यहाँ बात वही हो रही थी जो आप भी बात कह रही थी। यहाँ बात वही हो रही है कि जो कांग्रेस ने किया उसको सजा मिल गई, समाजवादी पार्टी ने किया उसको सजा मिल गई, और इंशाल्लाह आगे भी सजा मिलने वाली है उसको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप भी क्या उसी सजा का इंतजार कर रही हैं? 1 साल के अंदर बिल्कुल नहीं, बस इसी की बात हो रही है। ये 1 साल के अंदर परसेप्शन में बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की तमाम पॉजिटिव स्पीचेस के बावजूद ये चेंजेस क्यों नहीं आ रही हैं? ये चेंजेस क्यों नहीं आ रही हैं? ये पूछना चाह रहा हूं। चेंजेस आप लोगों ने अपनी बात की, सीधी सी बात यह है कि मुसलमानों के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरुआत की है जिसका खैर मकदम होना चाहिए, अपनी जगह पे ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब शाजिया इल्मी ये कहती हैं कि आजम खान साहब जहरीले बयानात लेकर के घूमते हैं और इस तरह के लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग, अगर एक आजम खान यूपी में है तो ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं जो उनसे ज्यादा जहरीली बातें करते हैं। सवाल यह है कि इस तरह की चीजों से हिंदुस्तान की जो जमहूरी इक़दाम है उसको नुकसान होता है, और हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है जिसको की फरोग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मजरूह होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अच्छी शुरुआत की है, इस पर भी बहस हो सकती है लोग कितने नुमाइंदा थे, नहीं थे, हाँ थे, लेकिन उनकी असल जो इम्तिहान है वो इस बात में है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए, अकलियत के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए क्या करते हैं। अभी तक की अगर बात करें 1 साल में, तो जैसा ख्वाजा इफ्तिखार ने कहा कि वहां मौजूद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब इस पोजीशन में नहीं थे कि वो सारी बातों का जवाब दे पाए। उन्होंने अलग से वक्त मांगा। जाहिर सी बात है कि टेबल पे कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में वो खुल के बात कर सकते थे। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।